हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड नून। आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। दिन के बज चुके हैं 12 एंड इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है 26 अप्रैल 2024 यानी 26 अप्रैल 2024 और अगर पंचांग के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से देखेंगे तो वैसाख महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद इस समय घटते हुए फेज में होता है, डार्कर फेज इसे हम कहते हैं। और जब सूर्य उदय हुआ तो द्वितीय तिथि थी और अब सुबह के 7:30 बजे के आसपास तृतीय तिथि लग चुकी है। ठीक है जी, चलिए जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हर सेशन को इम्पॉर्टेंट डे से, वहीं से शुरू करेंगे। मैंने रिसेंटली एक ट्रेंड चेंज किया है। पहले मैं लास्ट डे में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनका आंसर पहले डिस्कस करती थी एंड देन वी यूज्ड टू मूव ऑन टू द करंट अफेयर सेक्शन। नाउ आई हैव शिफ्टेड दोज क्वेश्चंस कहाँ, रिविजन क्वेश्चन के जस्ट पहले। सो डू लेट मी नो इफ दैट वर्क्स फॉर यू, या फिर आप चाहोगे कि मैं पहले डिस्कस करूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज 26 अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डे है और वो वाकई में इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट डे भी अलग अलग होते हैं, कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, कुछ एक बार पढ़ने जैसे होते हैं। ये अच्छी सिग्निफिकेंस रखता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिसमें भी आपका दिमाग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी लगा करके आपने कुछ बनाया है, किया है, उसको अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो सो दैट कोई और अपने नाम से उसको बेचे ना, यूज़ ना करे, ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है, जैसे किसी ने म्यूजिक बनाया और आपने कॉपीराइट नहीं करवाया, कोई और अपने नाम से बेचने लग गया, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कई बार आप देखते हो ना, ये ट्रेडमार्क है, इस लोगो का आप नहीं यूज़ कर सकते, ये कॉपीराइट है, उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया गया या किया जाता है 26 अप्रैल को। यही पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ताकि रिवीजन हो जाए। 24 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है, मैंने कल भी रिवाइज करवाया था, और 25 अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, ये दोनों मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, सो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आता है और इसी दिन हम क्यों मनाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि इस दिन इन द ईयर 1970 WIPO कन्वेंशन फोर्स में आया था। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो US के साथ में काम करती है, वो एग्जिस्टेंस में, एक्चुअल फंक्शनिंग में कब आई थी? 1970 में आई थी और उसका जो एनफोर्समेंट था वो 26 अप्रैल 1970 में किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। थीम इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान दीजिएगा। IP एंड SDGs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के जो हमने हमारे लिए गोल्स रख रखे हैं। टोटल 17 SDG हैं। सो बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो IP एंड SDG से रिलेटेड थीम है। ओके, नाउ सिंस 2000 वी आर ऑब्जर्विंग और सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। क्यों मनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब क्योंकि WIPO की बात आई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, जल्दी से इसका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं। एग्जाम में स्टैटिक भी आता है। सो देखो, WPI की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे 14 जुलाई 1967 लिखी गई है और अभी मैंने बोला 1970 में, तो 1970 में एनफोर्समेंट में यानी काम चालू हुआ था, लेकिन जो सबसे पहले साइनिंग हुई थी ना उस कन्वेंशन की, WIPO की, तो वो 14 जुलाई 1967 में हो गई थी। इसलिए फॉर्मेशन WIPO का 1967 माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन कब स्टार्ट हुए? 1970, 26 अप्रैल। 1974 में, 1970 में एनफोर्समेंट में आ गया, 1974 में WIPO ने यूनाइटेड नेशन को एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ज्वाइन कर लिया। अभी WIPO में 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया मेंबर 1975 में बन गया। ठीक है, 193 मेंबर स्टेट्स हैं और एक परमानेंट ऑब्जर्वर की तरह पैलेस्टीन को स्टेटस दिया गया है। डायरेक्टर जनरल कौन है WIPO के? डैरिंग डांग सिंगापुर के हैं। और एक इंडेक्स हम पढ़ते हैं हर साल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यही WIPO रिलीज करती है इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD। ठीक है, अभी जो रिसेंट मोस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो भी रिसेंट मोस्ट आया था उसमें इंडिया की रैंक बता दीजिए मुझे। मैं आपसे वही क्वेश्चंस करूंगी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ या जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको सर्च करते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, मैं हर बार बताती हूँ, ये आपके दिमाग में रुकेंगे और जब दिमाग में रुकेंगे एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आप आंसर बेहतर कर पाओगे। ओके, चलिए, देन एक इंपॉर्टेंट डे तो हमने कर लिया, वर्ल्ड IP। दूसरा एक वीक है जो हमें देखना है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक।
कुछ याद आ रहा है इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन से? पिछले महीने हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पढ़ा था, ठीक है? सोचो, लाइव चैट में अगर हो तो लिखो, मैं बताऊंगी, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया? WHO इसको ऑब्जर्व करता है अप्रैल 24 टू 30, यानी ये जो लास्ट वीक चल रहा है अप्रैल का, ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स वगैरह इस समय निकाली जाती हैं कि वैक्सीनेशंस किए जाने चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी, जो जो बीमारियों के लिए किया जा सकता है। ओके, और इस साल 50 ईयर्स एक्सपैंडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन यानी EPI जो होता है उसके कंप्लीट हो गए। EPI क्या है कि आप हर जगह हर तबके के लोगों को, यानी आप अमीर गरीब ऊंचा नीचा नहीं देखोगे, रिमोट एरियाज डेवलप्ड एरियाज नहीं देखोगे, सब जगह इम्यूनाइजेशन पहुंचना चाहिए। ये एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई थी और उसके 50 साल पूरे इस साल हो चुके हैं, ठीक है? सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। सो सबके लिए इम्यूनाइजेशन करना बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल है और हमें करना चाहिए, ये इस बार की थीम है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, आई विल बी टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू, हर चीज़ नहीं पूछूंगी आपसे। सो नेशनल वैक्सीनेशन डे इन इंडिया मार्च 16 को हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है? नेशनल इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये दो इंपॉर्टेंट डे कवर हो गए। अब एक अगला जो न्यूज़ है वो आप स्टेट कैटेगरी में भी पुट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डे में भी पुट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डे में यूजुअली हम स्टेट स्पेसिफिक नहीं डालते हैं, हम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के डेज लेते हैं, इसलिए हम इसको स्टेट न्यूज़ के लिहाज से पढ़ लेते हैं। न्यूज़ आ रही है मणिपुर से। कहाँ से आ रही है? मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। खोंगजोम डे, कौन सा डे है? खोंगजोम डे है। सो खोंगजोम डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन मणिपुर और हर साल ये 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। कब किया जाता है? 23 अप्रैल को, टू गिव ट्रिब्यूट टू द फाइटर्स ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर। एंग्लो मणिपुर वॉर जो हुई थी उसको ट्रिब्यूट देने के लिए 1891 में ये वॉर की गई थी। कब हुई थी? 1891 में। सो एंग्लो मणिपुर वॉर यानी ब्रिटिश और मणिपुर के लोगों के बीच में ये वॉर थी और खोंगजोम जो जगह है वहाँ पे ये वॉर में बहुत बहादुरी दिखाई थी मणिपुर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने, और उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इस दिन को हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? सो आपको स्टेट याद रखना है अच्छे से। गॉट इट? खोंगजोम डे कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। तो खोंगजोम डे ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू फाइटर ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर। 23 अप्रैल को जितने भी ब्रेव सोल्जर्स थे, जिनको लीड कौन कर रहे थे? पावना ब्रजबाशी। पावना ब्रजबाशी वॉज लीडिंग जितने भी मणिपुर के सोल्जर्स थे उनको अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये सब कहाँ हो रहा था? खोंगजोम के खेबा हिल्स वाले रीजन में, जब एंग्लो मणिपुरी वॉर चल रही थी 1891 की। बेसिकली अंदर ही मणिपुर के अंदर, मणिपुर एक सॉवरेन एरिया था यानी ब्रिटिश के टेरिटरी में नहीं आता था, और यहीं पे जो राजगद्दी थी उसमें भाइयों में आपस में मुठभेड़ थी। एक भाई बैठ गया था, दूसरे चाह रहे थे उसको हटा दिया जाए, तो जिसको हटा दिया गया उसने जाके ब्रिटिशर्स से मदद मांगी कि आप आइए और अब मणिपुर के अगेंस्ट वॉर कीजिए। मणिपुर को ये चीज़ समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों आएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा एक तरह से धावा बोल दिया। सबसे पहले फायरिंग की गई ब्रिटिश की तरफ से, जबकि मणिपुर ने किसी भी तरह से ब्रिटिश को ट्रिगर नहीं किया था, राइट? सो मार्च 1891 में ब्रिटिश आर्मी ने सबसे पहला शॉट कांगला, जो मणिपुर फोर्ट था, वहां पे फायर किया। उसके बाद में बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत विफल हो गई। फिर ब्रिटिश ने 3 तरफा घेर करके और अटैक किया मणिपुर के अंदर, जिसमें जो खोंगजोम वाला रीजन है वहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर लोगों ने दी। और ब्रिटिशर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो युवराज तिकेंद्र जीत हैं, जो गद्दी पे उस समय बैठे थे, उनको हटाया जाए और अरेस्ट किया जाए, राइट? और इसी के अगेंस्ट मणिपुर वाले जो सोल्जर्स थे वो रिवोल्ट भी कर रहे थे, फाइट भी कर रहे थे, और ये खोंगजोम वाले हिस्से के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल पावना ब्रजबाशी की लीडरशिप में दी गई। और ऑल्दो मणिपुर वाले हार गए, बिकॉज इतनी माइटी आर्मी से आप कैसे जीत सकते हो। और फिर उसके बाद जो मणिपुर है उसकी सोवरेनिटी ब्रिटिश के अंडर में चली गई थी, राइट? ये बैटल जो थी 31 मार्च से 27 अप्रैल 1981 तक लड़ी गई, देन मणिपुर सकम टू द ब्रिटिश। लेकिन जो फाइट, जो माइट दिखाई है यहाँ के सोल्जर्स ने, उनको सेलिब्रेट करने के लिए खोंगजोम डे हर साल मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को, राइट? कहाँ? मणिपुर में।
बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत मैंने आपको स्टोरी नरेट कर दी है हल्की फुल्की ब्रीफ में, सो दैट एसोसिएशन अच्छे से बन जाए, मणिपुर थोड़ा दिमाग में टिक जाए। जब कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो मेमोरी को हेल्प हो जाती है। खोंगजॉम डे क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो नए बच्चे हैं जो हर दिन जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं, जो भी कुछ हम डेली करंट अफेयर में पढ़ते हैं उसका पीडीएफ आपको मिलता है, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग। या तो आप परचम के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, लिंक आपको लाइव चैट में मिल रहा है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है सारे इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है? वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, सब मिल जाएगा। नहीं तो परचम ऐप से भी ले सकते हो। ओके, तो डेली सीए के पीडीएफ तो यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, इंडिविजुअल पीडीएफ, तो आप parchamclasses.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मंथली मैगजीन पीडीएफ भी मिल जाएगा, सवाल पीडीएफ भी मिल जाएगा, रफ्तार पीडीएफ आता है हेडलाइन का क्वार्टरली, वो भी मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हो यूट्यूब पे, उनके इंडिविजुअल पीडीएफ के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो। कोई कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेना है तो परचम ऐप पे जाना होगा, ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कोई चीज़ आपने बाय की है, मिल नहीं रही है, ट्रबल आ रही है, तो ये मेल आईडी है, यहाँ आप मेल किया करिए, नहीं तो परचम ऐप चैट में बात कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा फिनेंस रुख करते हैं। और यहीं पे मैं बता दूं, फिनेंस के लिए जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, हर दिन मैं बताती हूँ ऑलमोस्ट, और हर दिन आप फिर भी पूछते हो कि मैम बैंकिंग करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है क्या? बेटा, बैंकिंग करंट अफेयर के लिए सिर्फ ये क्लासेस से 100% पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कोर बैंकिंग की न्यूज़ है, डिटेल में जो आपको पढ़नी होती है, उसके लिए अलग से वीकली बैंकिंग सेशंस लाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो पढ़िए ही, लेकिन और डिटेल में जो कोर बैंकिंग न्यूज़ है वो आप वीकली पढ़ो, और फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए आ जाइए। सो रेजर पे ने पार्टनर किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ। रेजर पे ने कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है, ध्यान रख लीजिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनर किया है यूपीआई स्विच को लॉन्च करने के लिए। तो यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया? रेजर पे ने लॉन्च किया। किसके साथ पार्टनर किया? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किया। क्यों लाए हैं यूपीआई स्विच? ताकि ये जो इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, जब आप पेमेंट करते हो, जैसे आप परचम से भी कुछ खरीदते हो, रेजर पे के थ्रू पेमेंट करते हो, राइट? तो एट अ टाइम जब बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कई बार पेमेंट अटक जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, तो ये सर्विसेज को और इम्प्रूव करने के लिए यूपीआई स्विच लाया गया है, फास्टर स्मूदर ट्रांजैक्शंस के लिए। इससे जो सक्सेस रेट है ट्रांजैक्शंस का, वो 4 to 5% बढ़ जाएगा, और 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड रेजर पे हैंडल कर पाएगा, ठीक है? सो रेजर पे यूपीआई स्विच लाया है इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर हो गई न्यूज़? आ जाओ जी। एक बैंक है जिसके ऊपर आरबीआई ने प्रहार किया है और बोला है बस करो, ऑनलाइन नए कस्टमर्स ऐड मत करो। आपको ऑफलाइन बैंकिंग जो करनी है, खाते वाते खोलने खोलो, लेकिन ऑनलाइन कस्टमर्स ऐड मत करिए, क्रेडिट कार्ड इशू मत करिए। क्यों? क्योंकि आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, आपके सिस्टम्स अभी फॉल्टी चल रहे हैं। कौन सा बैंक है भाई? ये कोटक महिंद्रा बैंक है। सो कोटक महिंद्रा बैंक के पास इतने सारे कस्टमर्स ऑनबोर्ड आए हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से कस्टमर्स बढ़े हैं, इनकी ऑनलाइन सर्विसेज रेडी नहीं हुई हैं, और कस्टमर्स को जो भी आपको देने चाहिए थे इंफ्रा, ऑनलाइन इंफ्रा वगैरह, वो सब आप नहीं दे पा रहे हो। सो फॉल्टी चल रहे हैं ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। कोटक महिंद्रा बैंक बार्ड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग, बार्ड यानी आपको रोक दिया गया है, फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू ऑनलाइन कस्टमर्स। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कोई भी कस्टमर्स नहीं, ऑनलाइन कस्टमर्स। हेडलाइंस ध्यान से पढ़ा करो, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सो आरबीआई ने बैन किया है कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि इन्होंने आईटी सिस्टम्स और जो कंट्रोल्स बनाने थे अपनी ग्रोथ के हिसाब से, वो डेवलप अभी तक नहीं किए हैं। डेफिशिएंसीज चल रही हैं, नॉन कंप्लायंसेस चल रहे हैं। नॉन कंप्लायंस यानी जो दिशा निर्देश हैं उनको आप पूरा नहीं कर रहे हो, राइट? एंड अब जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट किए गए थे उसमें बैंक को नॉन कंप्लायंट पाया गया विद करेक्टिव एक्शन प्लान्स, जो कि आरबीआई ने 2022 और 2023 में इशू किए थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। वो कोटक महिंद्रा बैंक अभी ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ नहीं कर रहा है, इसलिए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे, ऑनलाइन कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं करोगे, ठीक है? अच्छा, पहली बार नहीं है कि किसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने कोई बैन लगाया हो। ये आपको एक थोड़ा सा जिस्ट दे रही हूँ मैं, रिसेंट मोस्ट वाला, बैंक्स विच हैव फेस्ड बैन्स सो फार। सो 2020 में एचडीएफसी बैंक के ऊपर टेम्प्ररी डिजिटल बिजनेस को लेकर के कुछ इशू के चलते और टेम्प्ररी बैन लगाया गया था, हालांकि उसको रिजॉल्व कर लिया गया बाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर अभी अक्टूबर लास्ट ईयर 2023 में बीओबी वर्ल्ड इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आप कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करोगे। यानी कि आप जो बोलते हो ना कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने आप को रजिस्टर कीजिए, बीओबी को बोल रखा है बीओबी वर्ल्ड में अभी और ऑनबोर्ड मत कीजिए, और ये अभी ऑनगोइंग है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और अब कोटक महिंद्रा को बोल दिया गया है कि आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे, ऑनलाइन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं करोगे, ठीक है? चलिए, सो अब हम आते हैं डॉक्सिंग पे।
डॉक्सिंग, जैसे थोड़े दिन पहले हमने जूस जैकिंग पढ़ा था, यू रिमेंबर जूस जैकिंग, और जूस जैकिंग एग्जाम में पूछ भी लिया गया। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था। जूस जैकिंग क्या था? पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो भी चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वहां आप अपने फोन मत चार्ज कीजिए, बिकॉज वहां से आपके डेटा की चोरी हो जाती है, राइट। उनके साथ कुछ मैल फंक्शनिंग कर दी जाती है, उन चार्जिंग पॉइंट्स के साथ टैंपरिंग कर दी जाती है और आपके फोन से डेटा निकल जाता है। वो जूस जैकिंग थी। अब एक और टर्म है जो कि फ्लोट हो रही है, दैट इज डॉक्सिंग। थोड़े टाइम पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी एक मामला आया था कि जो ट्विटर, जिसको अब हम एक्स बोलते हैं, वहाँ पे किसी फीमेल के सारी पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया गया था। उन्होंने केस किया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ जी, आप अपनी इनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब हटाइए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी कानून नहीं है इंडिया में जो कि डॉक्सिंग को आइडेंटिफाई करता हो। उन्होंने ये बोला कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो अवेलेबल ही थी, तभी एक इंसान ढूंढ पाया और तभी उसको पब्लिक कर पाया, तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ऐसा नहीं लगे। सो यहीं से डॉक्सिंग टर्म थोड़ी फ्लोट इंडिया में हो रही है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या होती है डॉक्सिंग। देखो, ये दो वर्ड से के मिलने से बना है, ड्रॉप और डॉक्स। डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स, तो ड्रॉप और डॉक्स से डॉक्सिंग आ जाता है। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको पब्लिक कर देते हो, मेरे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, व्हाटएवर, अगर आप उसको पब्लिक करते हो विदाउट माय अप्रूवल एंड विद मैलिशियस इंटेंट, यानी आपकी कोई अदरवाइज इंटेंट है, आप चाह रहे हो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान हो, तो उसको कहा जाता है डॉक्सिंग। इंडिया में जो हमारा कानून है, डिजिटल एक्ट्स वगैरह जो हैं, वो डॉक्सिंग टर्म को अभी तक कहीं भी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन ये केस आया है तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डॉक्सिंग ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स वर्ड से मिलकर बना है। रिवीलेशन ऑफ अ पर्सन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी निजी है, विदाउट देयर कंसेंट आप रिवील कर रहे हो, मेलिशियस इंटेंट से रिलीज कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, तो उसको डॉक्सिंग कहा जाएगा। मतलब समझ में आ गया? ठीक है। नाउ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं जो डॉक्सर्स होते हैं, जो इस तरह से हरकतें करते हैं? आईपी एड्रेसेस से निकाल लेंगे, देन वो फिशिंग कंपनीज को कांटेक्ट कर लेंगे, आपके सोशल प्रोफाइल को पूरा छानेंगे, खंगालेंगे, राइट। डेटा बाय भी करते हैं कई बार, और इंटरनेट ट्रैफिक वगैरह को इंटरसेप्ट करके आप किन किन को कांटेक्ट करते हो, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको क्रैक करके, तो इतनी चीज़ों से आपके डिटेल निकाले जाते हैं और फिर उनको एक जगह पब्लिक कर दिया जाता है। सो इंटेंट तो क्या है? आपको नुकसान पहुंचाना, राइट। नाउ दिल्ली हाईकोर्ट वाला मैंने मुद्दा आपको बताया कि भाई उन्होंने बोला ट्विटर को, एक्स को, कि आप हटा तो दीजिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन केस वाज नॉट रिलेटेड टू डॉक्सिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला, व्हाई? बिकॉज इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक। भाई इतनी एक्सप्लिसिट नहीं थी, एक जगह पे नहीं थी, पर टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं तो थी, ऑनलाइन मोड में तो थी और पब्लिक फॉर्म में थी, तो इसलिए हम इसको डॉक्सिंग तो नहीं कह सकते। तो ये तो चलो मुद्दा हुआ। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो डॉक्सिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में ये डिफाइंड नहीं है, ना ही इसको स्टेट्यूटरी ऑफेंस माना जाता है। लेकिन यहीं पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि भाई मैंने मेरी पब्लिक कर रखी है इन्फॉर्मेशन, मैंने लेकिन टिटबिट्स में कर रखी है, जितनी जरूरी थी उतनी कर रखी है, जहां जरूरी थी वहां कर रखी है। मान लीजिए मैंने आधार कार्ड कहीं शेयर कर रखा है, ठीक है, या फिर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन XYZ पर्सन को ऑनलाइन शेयर कर रखी है, सारी जनता को तो नहीं की। एक इंसान ऐसे इंटेंशन से कि मेरे को नुकसान पहुंचे, मेरे ऊपर अटैक हो, या फिर मेरे को मिस रिप्रेजेंट किया जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसको पब्लिसाइज कर देता है, तो क्या ये मेरी प्रिवेसी का हनन नहीं है? राइट, क्या ये मेरी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं डालता? तो ये एक थोड़ा सवालिया निशान दे देता है कि क्यों हमारी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स वगैरह बनी हुई है उसमें डॉक्सिंग अभी तक शामिल क्यों नहीं की गई है। हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, वो बनाया गया था कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। आपकी निजी जीवन कोई भी ऐसे ही बाहर पब्लिकली नहीं डाल सकता, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इसमें वो पर्सनल डेटा नहीं आता जो पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ डाल रखा है और कोई इंसान उसको वापस शेयर कर दे तो उसको आप डॉक्सिंग नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत फाइन लाइन है कि इसलिए आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है आप ऑनलाइन क्या शेयर करते हैं। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पीपल हु हैव बीन डॉग्स्ड इन इंडिया, हालांकि वो लोग नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे ऑनलाइन जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, एटलीस्ट वो डेटा तो वहां से हट जाएगा, उन पे केस हो नहीं हो, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो डॉक्सिंग का मीनिंग समझ में आ गया। चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले यानी 22 अप्रैल को देखा था अर्थ डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेशन देखे थे। तो उसी अर्थ डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पे इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक एक्टिवेट की गई है CSIR हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ अनवील की गई है, कहाँ इंस्टॉल की गई है? CSIR
और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ है? ये नई दिल्ली में। तो ये तो मेन न्यूज़ हो गई, ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। हेडक्वार्टर्ड है रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में। मेन एम क्या है भाई? क्लाइमेट क्लॉक है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती होगी, हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो कितने ऊपर जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अभी कितनी चल रही है, ये सारी चीज़ें ये बताती है। सो इसका एम है क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस स्प्रेड करना और लोग थोड़े से जागरूक हों और थोड़े थोड़े अपने लेवल पे स्टेप्स ले सकें ताकि एनर्जी लिटरेट बने, है ना, ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स रिलीज़ ना करें, पोल्यूशन ना करें, हीट प्रोड्यूस ना करें, चीज़ें ना जलाएं। सो ये जो क्लॉक है ग्राफिक क्लॉक है और उसमें डेमॉन्स्ट्रेशन होगा कि हम कितना ग्लोबल वार्मिंग के पास पहुंच रहे हैं, अभी करंट एमिशंस कितने चल रहे हैं, CO2 कितनी एमिट हो चुकी है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशंस, इनसे रिलेटेड डेटा इस पर दिखाया जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक CSIR न्यू दिल्ली में इंस्टॉल की गई है। CSIR का मेंशन आया तो देख लेते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिसर्च और ग्रोथ के टुवर्ड्स काम करती है। शुरुआत कब हुई CSIR की? 1942 में, 1942, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। इनके डायरेक्टर जनरल N कलाईसेल्वी, डॉक्टर मिसेस M कलाईसेल्वी इज लीडिंग CSIR दीज डेज। अगली खबर की तरफ चलेंगे उड़ते उड़ते, क्योंकि न्यूज़ आ रही है एविएशन से रिलेटेड। इंडियाज़ प्रोजेक्ट ईशान, कौन से प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं? ईशान प्रोजेक्ट की है। वो ईशान अवस्थी नहीं है तारे ज़मीन पे वाला, लेकिन ईशान। तो प्रोजेक्ट ईशान, जिसके तहत वन नेशन वन एयर स्पेस बनाने की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, अभी बढ़ाए नहीं है, काम चालू हुआ है, बातचीत अभी चालू हुई ही है, प्रोजेक्ट बन रहा है बेसिकली। सो प्रोजेक्ट ईशान क्या बोलता है? प्रोजेक्ट ईशान ये बोलता है कि भाई अभी जो हमारी एयर स्पेस है, यानी जहाँ हम हमारे विमान वगैरह उड़ाते हैं, उसको हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें। अभी 4 जगह से कंट्रोल की जाती है ये, अब हम चाह रहे हैं एक इसका कंट्रोल जो है, सुप्रीम कंट्रोल इस पूरे एयर स्पेस का एक ही जगह हो जाए, नागपुर में हो जाए। उसी के अंडर में फिर छोटे छोटे जो भी आपको एयर स्पेसेस और स्टेशंस बनाने हैं जहाँ से विमान उड़ना और लैंडिंग की इंफॉर्मेशंस हैं वो कोऑर्डिनेट की जा सके। लेकिन मेन जो एयर स्पेस को मैनेज करने का एक पॉइंट होना चाहिए, और इसीलिए उसको ईशान प्रोजेक्ट को रेडी किया जा रहा है। इससे होगा कि ऐसे समय बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाएगा, टाइम बचेगा। कई बार डिलेज होते हैं, ये फ्लाइट डिले होते हैं, कैंसिलेशंस होते हैं, इन सब में थोड़ी कमी आएगी। कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे। 4-4 जगह आप ऑफिस चला रहे हो, वहाँ से 4-4 जगह इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा है। एक चैलेंज भी आएगा आपको लोगों को नई तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो रेडी हैं एक सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्किंग के। अब अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड एयर स्पेस कंट्रोल बना दोगे तो लोगों को नई तरह से ट्रेन करोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, पैसा लगेगा, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट ईशान। वन नेशन वन एयर स्पेस, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। अभी जो हमारा एयर स्पेस है ना, उसको 4 जगह से हम कंट्रोल करते हैं। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं हमने 4 टुकड़े कर रखे हैं हमारे एयर स्पेस के, राइट, मैनेजमेंट के लिहाज से। सो वन नेशन वन एयर स्पेस, ये जो प्रोजेक्ट है ईशान के तहत, प्रोजेक्ट ईशान के तहत हम चाह रहे हैं टू स्ट्रीमलाइन, एक साथ ले आना, एनहांस ट्रैफिक मैनेजमेंट। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको बेटर करने के लिए हम चाह रहे हैं ये जो 4 एयर स्पेस रीजन्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं जी? पहले ये देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ओके, इनको हम क्या करें? कंसोलिडेट कर दें एक सिंगल एंटिटी के तौर पे, और वो कहाँ हो? नागपुर में हो, राइट। और उसका अब जो फुल इनिशिएटिव का नाम है, ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। पूरा जो हमारा एयर स्पेस है उसमें सिंगल एयर मैनेजमेंट का एक सिस्टम हो, ईशान, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया है कि भाई आइए प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरह से क्या होगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो इंडियन एयर स्पेस अभी जहाँ 4 रीजन से कंट्रोल हो रही है, हम उसको सिंगल करना चाह रहे हैं, और फिर उनके अंडर में ATCOs यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आप बना दीजिए, छोटे छोटे इंडिविजुअल, जो कि उड़ने और लैंडिंग के समय कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, सीमलेस ऑपरेशन हो जाएगा, कंजेशन कम होगा, राइट। अभी 4 जगह से आप करते हो, आपस में कोऑर्डिनेट करेगा, ये बंदा उन 3 से कोऑर्डिनेट करेगा, कंजेशन कितना है? एक ही बंदा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्लाइट के टाइम्स वगैरह बेटर कंट्रोल हो पाएंगे। जब ईशान इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जितनी भी हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, ये बात किसकी हो रही है? डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं अपर एयर स्पेस में, यानी 25,000 फीट के ऊपर अपर एयर स्पेस में, यानी जब वो
टेक ऑफ कर चुकी हैं और ऊपर पहुंच चुकी हैं। तब मैनेजमेंट के लिए हम ईशान की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो रीजनल और एयरपोर्ट्स हैं वो तो अपने छोटे छोटे ATCOs बना सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान समझ में आ गया। अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, पूरा इसको अभी समझेंगे। होता है इंप्लीमेंट, कब होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं। SJVN एक मिनी रत्न कंपनी है और इट हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन। इंडिया का पहला, भारत में कोई भी चीज़ पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि मल्टीपर्पज़ हो, यानी वो थर्मल में भी काम आएगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आएगा। ठीक है, सो मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन वाला है ये, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल में पहला, और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? SJVN ने, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। सो SJVN लिमिटेड ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, उसने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला मल्टीपर्पज़ यानी हीट और पावर कंबाइन करता हुआ 1500 मेगावाट का नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। कहाँ पे? झाकरी, हिमाचल प्रदेश में। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से जो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, और वो यूटिलाइज की जाएगी हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी है एक, कहाँ पे? यही NJHS में, NJHPS में फ्यूल को जलाने के काम आएगी, कंबस्शन ऑफ फ्यूल में काम आएगी, और इट विल ऑल्सो जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो हीट में भी काम आ रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आ रही है, और इस तरह का ये ग्रीन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि SJVN ने शुरू किया है, इनॉग्रेट किया है। और कौन पर्सन है जिन्होंने वो फीता काटा है, इनॉग्रेशन किया है? श्रीमती गीता कपूर, जो कि CMD है SJVN की। SJVN के बारे में देख लेते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और उसके ट्रांसमिशन में लगी हुई है। इसकी शुरुआत जब हुई थी तो एक जॉइंट वेंचर सरकार हिमाचल प्रदेश और सरकार भारत इनके बीच में हुआ था, और तब इसको नाथपा झाकरी पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था। अब ये SJVN है, और प्रीवियसली इसको सतलज जल विद्युत निगम कहा जाता था। अब ये नहीं कहा जाता, अब SJVN कहा जाता है। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। राइट, क्लियर है न्यूज़? चलो अब हम चलते हैं इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन की तरफ। कहाँ चल रहे हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो कि बहुत पुराने पुराने दस्तावेज और सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। सो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने नया लोगो और मोटो अडॉप्ट कर लिया है। इनका लोगो भी नया है, इनका जो मोटो है वो भी नया है, और इसके लिए इन्होंने कॉम्पिटिशन रखा था, है ना, कि जो भी अच्छा सा लोगो बनाएंगे, मोटो लिखेंगे, उनका सिलेक्शन होगा और उनको प्राइज़ वगैरह दिया जाएगा। सो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, जो कि एक एपेक्स बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी, यानी एडवाइस देती है कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे मेंटेन मैनेज करें। राइट और इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आती है। तो अब जो लोगो है और जो मोटो है, दोनों किसके सिलेक्ट हुए हैं? शौर्य प्रताप सिंह के। हमारी हिस्ट्री में बहुत शौर्य है ना, कितनी बैटल्स हैं, कितने फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, तो शौर्य से भरी हुई हमारी हिस्ट्री है। तो शौर्य प्रताप सिंह याद रखिएगा। लोटस पेटल्स दिखाई गई हैं और बीच में सारनाथ पिलर है, आपने ध्यान दिया यहाँ पे ये? ठीक है, सो लोटस पेटल्स और सारनाथ पिलर है, और ब्राउन कलर रखा गया है। पुरानी किताबें भूरी भूरी हो जाती है ना, ब्राउन हो जाती हैं, सो उसको रिलेट करने के लिए। मोटो क्या है? वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। ओके, तो बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। आगे बढ़ जाएंगे हम। अब हम चलते हैं IIT जोधपुर। आ जाओ, राजस्थान पधारो सा। सो CDOT जो है और IIT जोधपुर है, उन्होंने पार्टनर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5G नेटवर्क मैनेजमेंट में यूज़ करने के लिए। भाई जो 5G नेटवर्क मैनेजमेंट है उसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, उसको कैसे ठीक करें, फटाफट से रिजॉल्व करें, उसका मैनेजमेंट बेटर करें, इसके लिए CDOT और IIT जोधपुर जो है, दे हैव पार्टनर्ड टुगेदर। ठीक है, टू डेवलप एन ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी फिर हम ढूंढेंगे, इंसानों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम करके AI सिस्टम के थ्रू सर्विस मैनेजमेंट हो जाए, टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ 5G और जो आगे फ्यूचर नेटवर्क्स आएंगे उनके लिए। प्राइमरी गोल क्या है? AI फ्रेमवर्क रेडी कर दो ताकि ऑटोमेटेड
नेटवर्क मैनेजमेंट हो सके, फॉल्ट कहाँ है वो डिटेक्ट हो सके, डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस जो भी रन करने हैं उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, यानी फॉल्ट एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस तरह का है वो, और फिर उसको सही करना, ये सारी चीज़ें AI के थ्रू पॉसिबल हो जाएं। तो CDOT और IIT जोधपुर का ये आपस में एक एसोसिएशन है इसके लिए, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट चलते हैं, तमिलनाडु। ये कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है? नीलगिरी टार। नीलगिरी टार के लिए भारत में पहली बार एक सिंक्रोनाइज सेंसस शुरू होने जा रहा है 29 अप्रैल को। तमिलनाडु और केरला मिल करके नीलगिरी टार की जो संख्या है उसके लिए सिंक्रोनाइज सेंसस करेंगे, ठीक है। सो तमिलनाडु एंड केरला टू कंडक्ट नीलगिरी टार सेंसस, और ये भारत का पहला नीलगिरी टार का सिंक्रोनाइज सेंसस होने वाला है। ये जो एनिमल है ये वेस्टर्न घाट्स, जो सदर्न पार्ट है ना वेस्टर्न घाट का, तमिलनाडु और केरला वाले साइड, वहाँ पे यूजुअली पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी एराविकुलम नेशनल पार्क में है जो कि केरला में है। सो तमिलनाडु एंड केरला टू कंडक्ट फर्स्ट सिंक्रोनाइज नीलगिरी टार सेंसस फ्रॉम अप्रैल 29। नीलगिरी टार प्रोजेक्ट है जिसको करीब 6 महीने पहले अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था स्टालिन साहब ने, जो कि CM है तमिलनाडु के, ठीक है। और मेन पर्पस क्या था भाई, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट में किया जाए, तो ढंग से पहले काउंट किया जाए, फिर इनके रख रखाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएँ। सो नाउ तमिलनाडु इज़ ऑल सेट कि ये जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का नीलगिरी टार, सो इसका पहला सिंक्रोनाइज सेंसस केरला के साथ मिलकर किया जाए। अब सिंक्रोनाइज सेंसस क्यों किए जाते हैं? बिकॉज देखो ये जो एनिमल है मूवमेंट पे रहते हैं। आपने तमिलनाडु में मान लीजिए 1 महीने में सेंसस कराया, यहाँ से कुछ एनिमल वहाँ पहुँच गए, फिर आप वहाँ करा रहे हो तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाता, सिंक्रोनाइज करवाया जाएगा ताकि एक प्रिसाइज नंबर तक पहुँच सके। नीलगिरी टार का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइस, और ये एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से, और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में यानी हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलता है। ये एंडेमिक है, यानी मेनली कहाँ पाई जाती है? यहीं पे पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स, इसलिए इसको नीलगिरी टार कहते हैं। और वो भी केरला और तमिलनाडु का जो थोड़ा सा हिस्सा आता है नीलगिरी हिल के साइड वाला, वो वाला। और ये माउंटेन ग्रासलैंड्स में रहती है। माउंटेन ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? पहाड़ पे थोड़ा ऊपर की साइड जो थोड़े ठंडक वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे माउंटेन ग्रासलैंड्स होते हैं, और शोला फॉरेस्ट सदर्न वेस्टर्न घाट्स के हैं, वहाँ पे इसका एंडेमिक हैबिटेट है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाइक आई टोल्ड यू एराविकुलम नेशनल पार्क केरला के अंदर इस एनिमल की है, ठीक है जी। चलिए अब अवार्ड की तरफ रुख करेंगे और उसके बाद हम स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ मूव कर जाएंगे। अवार्ड में देखते हैं मैटर, एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसका क्या नाम है? मैटर, MATTER। अहमदाबाद में स्टार्ट की गई थी 2019 में, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बना दिए, राइट। सो थर्मल एनर्जी सेविंग इन सब के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव काम करती है और बहुत सारे पेटेंट्स करवाती रहती है। सो मैटर ने बैग किया है, यानी जीता है क्लैरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2024। इनोवेशन से रिलेटेड है, तो इतने इनोवेटिव ऑटोमोबाइल्स और सोल्यूशंस बनाती है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में मिला है? ऑटोमोटिव कैटेगरी के अंदर क्लैरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2024 किसको मिला है? इंडिया की मैटर एक कंपनी है उसको। ये एक लीडिंग इंडिया की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, और इसको ये अवार्ड मिला है। थर्मल मैनेजमेंट, मोटर असेंबली, एनर्जी स्टोरेज, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्होंने एप्लीकेशंस बनाए हैं। 250 पेटेंट से ज़्यादा पेटेंट्स हैं इनके, और जनवरी 2019 में अहमदाबाद में ये शुरू हुई थी एज अ स्टार्टअप। गॉट इट? सो अब अवार्ड्स में स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स की दुनिया में, लॉरिस अवार्ड्स। सो लॉरिस अवार्ड्स में 5वीं बार फॉर द 5th टाइम स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, फुटबॉलर हैं स्पेन की एताना बोनमाती, इन्होंने पहली बार किसी फुटबॉलर वुमेन को यह अवार्ड मिला है। सो नोवाक जोकोविच नेम्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर फॉर 5th टाइम, 5वीं बार। तो ये न्यूज़ ध्यान रख लीजिएगा। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्पेनिश फुटबॉलर एताना बोनमाती। चलिए जी ICC की तरफ आते हैं। सो ICC ने रोपिन किया है, यानी वो लेकर के आए हैं उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 टाइम्स ओलंपिक्स विनर रहे हैं, ये मेडल्स जीते हैं इन्होंने। सो उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर के तौर पे ICC ने रोपिन कर लिया है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में तीनों में गोल्ड ला करके इन्होंने बिल्कुल छा गए थे ये ओलंपिक्स में।
राइट, और उसके बाद कई बार इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं और फिर इन्होंने रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी ले लिया। सो आईसीसी ने ओपन किया है उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज़ में होगा, अभी होने ही वाला है थोड़े टाइम में, उसमें ये एम्बेसडर के तौर पे ओपन किए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने स्प्रिंट लेजेंड, फास्ट रनर उसेन बोल्ट को अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर चूज किया है। वेस्ट इंडीज यूएसए में ये जून के अंदर होगा। जमैकन है, उसेन बोल्ट कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? जमैका को करते हैं और इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। बीजिंग ओलंपिक में जहां इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और यहीं नहीं रुके। यस, 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और अकेले स्प्रिंटर हैं, फास्ट रनर हैं, जिन्होंने 100, 200 मीटर की जो ओलंपिक गोल्ड्स हैं वो लगातार कितनी बार? लगातार 3 बार जीते हैं। तीनों ओलंपिक्स में 100 और 200 मीटर के गोल्ड उसेन बोल्ट ने ही अपने नाम किए थे। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। आईपीएल में फिर एक और रिकॉर्ड बन गया है। आईपीएल के रिकॉर्ड नहीं खत्म हो रहे हैं और हमारी करंट अफेयर बढ़ती जा रही है इस चक्कर में। मार्कस स्टोइनिस, सो मार्कस स्टोइनिस रजिस्टर हो गए एज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ड्यूरिंग चेस। अब यहाँ समझिएगा डिफरेंस, जो बच्चे फॉलो करते हैं क्रिकेट उनको तो समझ में आएगा। जब आप पहले बैटिंग करते हो तो आप रिकॉर्ड सेट कर रहे होते हो, और जब आप सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे होते हो तो आप चेज कर रहे होते हो। सो हमें पता है कि क्रिस गेल, क्योंकि हम पढ़ चुके थे पहले, क्रिस गेल इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरर आईपीएल के हैं, है ना। आईपीएल के अंदर जितने भी बैट्समैन ने रन्स बनाए हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोर 175 नॉट आउट क्रिस गेल का है। लेकिन ये चेजिंग टीम में नहीं थे उस समय, यानी सेकंड पारी में नहीं खेल रहे थे कि इनको एक स्कोर चेज करना है। चेजिंग के केस में मार्कस स्टोइनिस हैं जिन्होंने अभी तक के हाईएस्ट आईपीएल रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 124 नॉट आउट। समझ में आ गई बात? जब आप चेज करते हो, सामने वाली टीम ने मान लीजिए 250 रन बना दिया, अब आप आयोग खेलने, अब आप चेज करोगे, तो ऐसे केस में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है? मार्कस स्टोइनिस का। मार भाई मार, जल्दी जल्दी बार मार मार्कस, क्योंकि हमको एक स्कोर तक पहुंचना है, हमें चेज करना है। मार्कस स्टोइनिस याद रखिएगा। अदरवाइज क्रिस गेल है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन आईपीएल क्रिकेट। राइट, एंड देन युगांडा T20 वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड है। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार युगांडा भी पार्टिसिपेट करेगा। 20 टीम्स में से एक युगांडा की टीम भी होगी और युगांडा ने अभय शर्मा को, जो कि इंडियन है, हेड कोच के तौर पे नामित कर दिया है। ही हैज बीन नेम्ड एज द हेड कोच ऑफ युगांडा T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम खेलने आएगी उसके। अभय शर्मा। गेंडे से भय लगता है, युगांडा से आप गेंडा ले सकते हो। अभय शर्मा से भय, गेंडे से भय लगता है, लगना चाहिए भाई, बहुत खतरनाक होता है। ओके, सो अभय शर्मा पहले भी कोच कर चुके, इंडियन टीम्स को कर चुके हैं, अंडर 19 को, विमेन टीम को, रणजी ट्रॉफी टीम को। नाउ ही विल बी हेडिंग एज दी हेड कोच ऑफ युगांडा टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप। हो गया जी, आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, और करंट अफेयर तो आप यहाँ से बिंदास पढ़ो, सब रेडी हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीए की तैयारी करनी है, जनरल अवेयरनेस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके जिसमें आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, सारे मिसलेनियस टॉपिक सब कुछ आ जाएगा। अगर उसकी तैयारी करनी है ऐसे कि आपको कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तो परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप बताओ, उससे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ कल वाले क्वेश्चन ऑफ द डे। कल क्या पूछा था मैंने आपसे? विच बैंक हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड पार्टनर्ड विथ टू प्रमोट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पावर प्लांट्स लगाने रूफटॉप्स पे, तो इसका जिम्मा किसके पास है? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के पास है। पर इनको किसी बैंक की जरूरत भी तो पड़ेगी ताकि लोन्स प्रोवाइड करो लोगों को भाई, है ना, इस स्कीम के तहत। तो वो किसके साथ टाई अप किया है? इंडियन बैंक के साथ। फिर सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे। सक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसका जीरो कब माना जाता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को जीरो मान लिया जाता है। यहाँ से आज अगर हम यहाँ हैं तो ये 2024 है। लेकिन सक कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 AD। मान लीजिए ये 78 है, तो इतने टाइम तक सक कैलेंडर था ही नहीं, शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तो 2024 में से आपको 78 माइनस करना पड़ेगा, आप 1946 पे पहुंचोगे और ये साल चल रहा है एज पर सक कैलेंडर। जैसे विक्रम संवत के हिसाब से
विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2081 चल रहा है, शक संवत के हिसाब से 1946 चल रहा है, ग्रेगोरियन के हिसाब से 2024 चल रहा है। आई बात समझ में? चलिए, फिर मैंने आपसे पूछा था कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की एंट्री कौन सी है भाई? नहीं, कांस फिल्म फेस्टिवल में अकेली मूवी जो जीत करके आई थी, अवार्ड लेकर के आई थी, तो नीचा नगर 1946 के अंदर ये जीत के आई थी कांस फिल्म फेस्टिवल। देन मैंने आपसे पूछा था श्रीजा अकुला, जिन्होंने पीछे छोड़ दिया है मनिका बत्रा को इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर के तौर पे, वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? तेलंगाना को करती हैं। देन कौन सी कम्युनिटी है जो कि सेंगक्लांग फेस्टिवल मनाती है मेघालय के अंदर? खासी कम्युनिटी मनाती है। ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया। अब आ जाओ, चलो अब आप आंसर करो, जल्दी जल्दी करो। Who has been appointed as the new head coach of Uganda men's national cricket team for T20 World Cup? भाई ये अधूरा रह गया है 2024। किसको अपॉइंट किया गया? 3 साल के लिए किया गया, वैसे सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, 3 साल के लिए इनको लाया गया है, तो नेशनल टीम को ही करेंगे। अभय शर्मा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। Which bank did RBI bar from onboarding new customers through online and mobile bank channels and issuing fresh credit card? आप ऑनलाइन कस्टमर्स को नहीं ला सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ऐसा आरबीआई ने बैन कौन से बैंक पे लगाया अभी? कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, हेडक्वार्टर बताओ कोटक महिंद्रा का, और जो इसको हेड कर रहे हैं, हु इज द हेड एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा? What is the theme of World Intellectual Property Day 2024? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने देखा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड थी, ढूंढो। ये रहा, बी विल बी द राइट आंसर। In which state was Khangjom Day observed to honor heroes of Khangjom battle? Indo-Manipur War 1891 वाली, so Manipur will be the right answer. And this is your question of the day. Why? कल के प्रैक्टिस क्यों नहीं किए? क्योंकि कल हमने कर लिए थे, रोज इतने क्वेश्चन निकलते ही नहीं, अब हम कल कर लेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सो हु हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप बाय ICC? T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है उसमें एम्बेसडर के तौर पे ICC ने किसको नामित किया है? ठीक है, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते लो जी, आज कुछ अच्छा सुन के जाते हैं। डोंट कन्फ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। हो, बड़ी सिंपल सी लाइन और बड़ी दमदार लाइन है। डोंट कन्फ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। वो लकड़ी का घोड़ा देखा है, काठ का घोड़ा, मूव तो करता रहता है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा है ना, वो मूव तो करता रहता है, लेकिन क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है? अपनी जगह से आगे बढ़ रहा है क्या कहीं? नहीं। हम लोग ये गलती कई बार करते हैं। हम 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं मैम, हम 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं मैम, ऑफिस वाले बोलते हैं अरे हम तो सीट से हिल ही नहीं रहे, हम तो लंच ब्रेक तक नहीं ले रहे हैं। मेहनत कर रहे हो, है ना, आप मूवमेंट बता रहे हो मुझे कि देखो मैं 12 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो, क्या, कैसे? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। तो अगर आप मूवमेंट, यही बात हो गई, देखो हम पढ़ रहे हैं तो आप बोल तो रहे हो कि हम मूव कर रहे हैं, मैं यहीं खड़े खड़े मूव कर रही हूँ, क्या मैं कहीं आगे बढ़ी, क्या मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, क्या मैं गोल की तरफ बढ़ी हूँ, नहीं बढ़ी हूँ? तो आपका ये जो पढ़ना, आप कोई एक टॉपिक उठा ले रहे हो और उसमें लगे हुए हो 2 दिन तक पढ़ने में, जबकि इतना नीडेड ही नहीं है, या वो हो सकता है वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, या हो सकता है जिस एग्जाम में दे रहे हो उसके लिए वो टॉपिक सिग्निफिकेंस नहीं रखता, हो सकता है ना। जो आप काम कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, आधे घंटे का काम था आप 4 घंटे में कर रहे हो, क्या आप प्रोग्रेस दिखा रहे हो उस मूवमेंट से, उस मेहनत से कोई नतीजा निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। तो आज बैठ के थोड़ा सोचिएगा। हम सोते ही नहीं है, हम सारी पार्टीज छोड़ दी हैं हमने, हम किसी की शादी बर्थडे पार्टी में नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों जीवन जी रहे हो? सिर्फ एक एग्जाम के चक्कर में। एग्जाम तमीज से भी दिए जा सकते हैं, तैयारी अच्छे से भी की जा सकती है। वही कल वाले थॉट को लाओ बीच में, फोकस। अगर निकल नहीं, शायद परसों वाला था, जो भी था, अगर फोकस से काम करोगे, पूरे ईमानदारी से फ्लो स्टेट में अगर काम करोगे, तो ये 24-24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, 24-24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही काम, वही पढ़ाई कम समय में कीजिए, सही गाइडेंस में कीजिए, सही अंडरस्टैंडिंग से कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए हार्ड वर्क के साथ में, कि अच्छा ये एग्जाम है, सिलेबस ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बोलते हैं, आओ जी अब तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट पे सिर्फ फोकस मत रखिए कि वो हम तो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, और उससे आप अपने एम के टुवर्ड्स कितना पहुंच पा रहे हो, ये भी तो थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, आई सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 12 in the noon. बाय बाय।